सन हाँ, ओके, या क्या पीपीटी विजुअल है आपको? हाँ, हमारे पास वस्तु जो होती है, अगर वस्तु में उपयोगिता हमको मिलती, अगर मुझे मान लीजिए एक एप्पल कंज्यूम करने से मुझे यूटिलिटी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो उसी एप्पल को खाना खाने के बाद मुझे उपयोगिता क्यों नहीं मिलती? खाने के बाद, अगर मैं खाना खाने के बाद उसी एप्पल का यूज करता हूं, तो हम क्या कहते हैं कि इस एप्पल के प्रयोग करने से मुझे उपयोगिता नहीं मिल रही है। वहीं अगर मैं कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से घर जाता हूं, बहुत ज्यादा भूख लगती है और फ्रिज से मैं एक एप्पल निकाल करके यूज करता हूं, तो मुझे उपयोगिता बहुत अधिक मिलती है। तो क्या हम कहेंगे कि वस्तु में उपयोगिता नहीं थी? वही वस्तु एक व्यक्ति को देते हैं जिसको टेस्ट अच्छा लगता है, उसके लिए यूटिलिटी मान लीजिए 100 के बराबर है। वही व्यक्ति, उसको एप्पल नहीं पसंद है, उसको 20 उपयोगिता मिलती है। तीसरा व्यक्ति कहता है नहीं, मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, मुझे नहीं पसंद है। चौथा व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं खाना खा के आया हूं। तो सभी व्यक्तियों के लिए यूटिलिटी अलग अलग कैसे हो सकती है? तो एक बात क्लियर हो गई कि उपयोगिता कभी भी वस्तु में नहीं पाई जाती। उपयोगिता याद रखिएगा हरदम मानव में पाई जाती है, इंसान के अंदर उपयोगिता पाई जाती है। एक प्रकार का साइकोलॉजी फिनोमिना है, अर्थात मनुष्य के अंदर एक ऐसा फिनोमिना है, जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, हम कुछ महसूस करते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वस्तु में उपयोगिता ना होकर के मनुष्य में उपयोगिता होती है। ये आप बात याद रखिएगा, कभी भी उपयोगिता वस्तु में नहीं होती है। वही साइकिल, आज आपके साइकिल बचपन में खरीदने के लिए हम लोग मम्मी पापा से झगड़ते हैं, लेकिन जब हम आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो वही साइकिल हमारे लिए इंफीरियर बन जाती है। हम उस साइकिल को देखना नहीं पसंद करते हैं। तो इस प्रकार उपयोगिता मानव में विद्यमान है, ना कि वस्तु में विद्यमान है। ये बात आपको बैठा लेना है दिमाग में कि उपयोगिता वस्तु प्रधान ना होकर के मनुष्य प्रधान है, अर्थात हमारे मनोविज्ञान में, अर्थात मानव मस्तिष्क में ये बातें गूंजती रहती है। ठीक है, तो एक चीज तो हम ये जान गए कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता एक प्रकार से सेटिस्फैक्शन पावर है, अर्थात जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा साइकोलॉजिकल ये होता है कि नहीं, मेरा पेट भर गया है और मैं अब ज्यादा कंज्यूम नहीं करूंगा। तो एक प्रकार से यूटिलिटी क्या है? एक प्रकार से संतुष्ट करने की पावर है। चलिए दूसरी बात, प्रोफेसर मार्शल आगे आए और उन्होंने दो वर्ड्स ज्यादा प्रयोग किए। पहला था मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा था टोटल यूटिलिटी। पहला था सीमांत उपयोगिता और दूसरा था, उन्होंने कुल उपयोगिता की बात कही। पहली चीज हम लोग बात करते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है। जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अब एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग का तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अब एक से अधिक का यही तात्पर्य होता है कि मान लीजिए मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है और मैं पहला निवाला घर में जाता हूं और मम्मा से कहता हूं मम्मी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो उन्होंने पहला निवाला जब मुझे दिया तो मुझे शायद बहुत ज्यादा आनंद देगा, वो 100 के बराबर यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब मैं मम्मा के पास जाता हूं और मम्मा कहती कि लो नेक्स्ट आप नेक्स्ट वस्तु को कंजप्शन कर लो और वो मुझे दूसरी बाइट देती है, तो वो मुझे पहले की अपेक्षा कम उपयोगिता देगी। दैट इज 90 हो सकती है, वो 80 हो सकती है, बट पहले की अपेक्षा वो कम उपयोगिता देगी। ठीक है, यहां हम लोग 90 लेकर के चलते हैं। फिर मैं नेक्स्ट यूनिट का कंज्यूम करूंगा तो उससे मिलने वाली उपयोगिता और कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बाइट का और प्रयोग करूंगा तो उससे मिलने वाली उपयोगिता और कम होगी, और एक और बाइट का यूज करूंगा तो मिलने वाली उपयोगिता कुछ ऐसी हो सकती है। जरूरी नहीं कि जिस अनुपात में उपयोगिता घटे उसी अनुपात में सदैव घटेगी, वो कभी भी लेवल चेंज कर सकती है।
और 6 यूनिट का जब मैं प्रयोग करता हूं, 6 बाइट खाता हूं, तो मेरी उपयोगिता शून्य हो जाती है। यानी उसी बाइट से, उसी रोटी से अब मुझे उपयोगिता नहीं प्राप्त। और अगर मम्मा ने कहा कि जबरदस्ती करके एक रोटी या एक बाइट और खिला दिया कि नहीं एक बाइट आपको और खाना पड़ेगा, नहीं होता, मम्मा बोलती रहती नहीं एक पापा की तरफ से। अब मान लो बच्चे ने खा लिया और उसका पेट भरा है, तो वहां पर यूटिलिटी क्या हो जाएगी? -20 हो जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता शब्द का तात्पर्य है कि अगर मैं मान लीजिए 3 यूनिट का ही प्रयोग करता हूं, तो अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, कितनी है? 80 है। तो सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 80 होगी। तो इन वस्तुओं को, यानी कोई भी वस्तु का अगर आप प्रयोग करते हैं और प्रयोग के पश्चात आपको मात्र लास्ट यूनिट से जितनी यूनिट यूटिलिटी मिलेगी, वही सीमांत उपयोगिता के नाम से जानी जाएगी। ये आप बात याद रखिएगा। तो मान लीजिए यहां पर हमने कितनी यूनिट का प्रयोग किया? यहां पर हमने 7 यूनिट का प्रयोग किया। तो 7 यूनिट के प्रयोग के परिणाम स्वरूप 7वीं यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होगी, जो यहां पर -20 है। क्लियर है? यानी सीमांत उपयोगिता का तात्पर्य होता है अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। अंतिम इकाई से, लास्ट यूनिट से। अब देखिए यहां पर हमने 7 यूनिट का प्रयोग किया। अगर मान लीजिए 8वीं यूनिट का प्रयोग करते, -40 मुझे मिल जाती यूटिलिटी, तो मैं क्या कहता कि सीमांत उपयोगिता क्या है मेरी? 40 है। तो सीमांत उपयोगिता आप जान लीजिएगा, अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। चलिए, सीमांत उपयोगिता, यहां पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया, और इस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, वो किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, मुझे भूख लगी है और मैं जाता हूं घर पर, और पहला यूनिट जब कंज्यूम करता हूं, तो पहले यूनिट से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 100। जब मैं दूसरी यूनिट का प्रयोग करता हूं, तो उससे मुझे 80 यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, थर्ड यूनिट से 60 मिलती है, फोर्थ यूनिट से 40 मिलती है, 5 यूनिट से 20 मिलती है, 6 यूनिट से 20 मिलती है, और 7th यूनिट से -20 मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स का प्रयोग बढ़ाते जाएंगे, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती चली जाती है। सीमांत उपयोगिता देखिए, 1 से लेकर के आपकी 5वीं इकाई तक, फर्स्ट से लेकर के 5वीं इकाई तक सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो यहां पर धनात्मक है, बट घटती सीमांत उपयोगिता है, घटती सीमांत उपयोगिता है, ये याद रखिएगा। मतलब डिक्लाइन तो हो रही है, बट पॉजिटिव है, यानी ये आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ा रही है। ठीक है, छठी इकाई पर सीमांत उपयोगिता जो होती जाती है, सीमांत उपयोगिता वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। यानी यही फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट है 6 यूनिट। अगर आपको किसी चीज का पेमेंट नहीं करना, हम आपके घर आते हैं, तो मैं 6 यूनिट तक आपके घर में कंज्यूम करूंगा, उसके बाद मैं कहूंगा कि नहीं मेरा पेट भर गया है। तो यदि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी मुझे शून्य मिलने लगती है, वहां पर फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट मुझे प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर ठीक है, मैंने एक बाइट किसी कारण से और खा ली, जिसको कहते हैं 7th यूनिट, तो मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। तो यहां पर हम कहेंगे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो अब आप याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। मार्जिनल यूटिलिटी 3 टाइप्स की होती है, धनात्मक लेकिन घटती हुई सीमांत उपयोगिता, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज जीरो सीमांत उपयोगिता, और थर्ड फेज निगेटिव सीमांत उपयोगिता। यानी 3 प्रकार की सीमांत उपयोगिताएं पाई जाती हैं। एक रेशनल मानव से, एक मानव व्यवहार से उम्मीद की जाती है कि वो कंजप्शन 6 यूनिट तक ही करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक मान्यता है कि कोई भी मनुष्य विवेकशील है,
विवेकशील का तात्पर्य होता है कि वो अपने डिसीजन प्रॉपरली ले सकता है। तो एक विवेकशील व्यक्ति से हम क्या कहेंगे कि वो 6 यूनिट से ज्यादा का कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप विवेक खो देते हैं, विवेक खोने का तात्पर्य होता है आप इमोशंस में आ जाते हैं, इमोशंस में आ जा सकते हैं, आप रेशनल बिहेवियर नहीं करते, एक मानव व्यवहार के अनुरूप व्यवहार नहीं करते, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है। तो आपको रिजल्ट याद रखने हैं कि एक रेशनल बिहेवियर जो होता है, रेशनल का मतलब विवेकपूर्ण व्यक्ति हरदम 6 यूनिट तक प्रयोग करेगा, लेकिन जहां पर आपका व्यवहार इनरेशनल हो जाएगा, इनरिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वहां पर आप निगेटिव यूटिलिटी पे जाएंगे और ये निगेटिव यूटिलिटी आपको प्रॉब्लम जनरेट करेगी, ये प्रॉब्लम जनरेट करेगी। ठीक है, तो इंटरव्यू में, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक रेशनल बिहेवियर के अंतर्गत मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम। तो रेशनल बिहेवियर में मैक्सिमम 0 हो सकती है। ठीक है, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति 0 से ज्यादा नहीं व्यक्ति कंज्यूम कर, कंजप्शन में बना सकता है, कंजप्शन कर सकता है। एक 0 के ऊपर वही व्यक्ति, यानी माइनस में वही व्यक्ति जाता है जो विवेकपूर्ण उपभोग नहीं करता है, अर्थात उसके द्वारा किया गया प्रयोग वास्तव में प्रैक्टिकल अप्लाइड नहीं है। तो ये याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिफिनीशन यहां से बन जाती है। डिफिनीशन क्या बन जाती है, जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता प्रथम चरण में धनात्मक लेकिन घटती हुई होती है, द्वितीय चरण में शून्यात्मक हो जाती है और तृतीय चरण में माइनस हो जाती है। ये सीमांत उपयोगिता की डिफिनीशन आपकी हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी की डिफिनीशन हो गई। चलिए इसका डायग्राम चेक कर लेते हैं। तो हमने इसका लीनियर ग्राफ पहले खींचा, लीनियर ग्राफ खींचा है और हमने यहां पर देखिए आधार अक्ष जो एक्स एक्सिस है, यहां पर हमने यूनिट्स ऑफ ब्रेड या अदर चीजें ले ली, और हमने वर्टिकल अक्ष में या वाई एक्सिस में, जो वाई एक्सिस है, यहां पर हमने यूटिलिटी लिया और वो पॉजिटिव यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर का, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर का जो है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाई एक्सिस जो है ये निगेटिव को, यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कोई कंज्यूमर पहली यूनिट का प्रयोग करता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कुछ इतनी होती है, पहली यूनिट का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप। हाँ, पहली यूनिट का जब हम प्रयोग करते हैं तो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगभग 100 होती है या 100 होती है। जब हम दूसरी यूनिट का, दूसरी बाइट का प्रयोग करते हैं तो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 80 हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। थर्ड यूनिट पे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 60 हो जाती है। फोर्थ यूनिट का प्रयोग करने पर ये 40 हो जाती है। फिफ्थ यूनिट का प्रयोग करने पर ये 20 हो जाती है, और सिक्स यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। देखिए इसीलिए ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और सेवेंथ यूनिट का प्रयोग करने पर मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो जाती है। देखिए इधर एक्सिस पे आने लगे हम। तो इस प्रकार मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम कहें तो पहला मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी इसे हम धनात्मक कहेंगे, धनात्मक बट गिरती हुई। सेकंड, आपकी जो सेकंड स्टेज है ये 0 यूटिलिटी, यानी 0 मार्जिनल यूटिलिटी, इसे फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट भी कहेंगे, फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट भी कहेंगे। एक रेशनल बिहेवियर, यानी एक अच्छा व्यक्तित्व, जो कहते हैं ना विवेकशील व्यक्तित्व होता है, वो यही 6 यूनिट तक ही कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आप इमोशंस में आ जाते हैं, ठीक है, इमोशंस भी हमारे रेशनल बिहेवियर का पार्ट बन जाता है कभी कभी, तो हम यहाँ पर 7th यूनिट का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी निगेटिव और डिक्लाइन करती है, यानी यहाँ पर ऋणात्मक हो जाती है और घटती चली जाती है। तो याद रखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी 3 प्रकार की पाई जाती है, धनात्मक गिरती हुई फर्स्ट, सेकंड शून्य, और थर्ड निगेटिव और गिरती हुई। ठीक है, नाउ चलिए इसको हम हिस्टोग्राफ से
यानी हम इसको आयत चित्र से या बार चित्र से भी चेक कर लेते हैं। पहली यूनिट इसी प्रकार है, एक्स एक्सिस पर हमने ब्रेड्स की यूनिट्स को लिया है, ये एक्स एक्सिस है। ऊपर हमने वाई एक्सिस पर हमने यूटिलिटी को लिया जो पॉजिटिव यूटिलिटी को दिखाएगा, और 0 से नीचे हम लोग निगेटिव यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट यूनिट का जब हम यूज करते हैं तो मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, ये पहला बार डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि मुझे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा है। सेकेंड में मिलने वाला ये बार देखिए, इसकी हाइट कम है थोड़े से, यानी ए 80 है। थर्ड 60 है, फोर्थ 40 है, फिफ्थ 20 है, सिक्स 0 है, सेवेंथ माइनस, देखिए निगेटिव हो जाती है। तो हमारे पास ये बॉक्सेस देखिए, ये जो हमारे पास बॉक्सेस बने हैं ये क्या करते हैं, धनात्मक है प्लस गिरते हुए हैं, ठीक है। 6 यूनिट पर कोई बॉक्सेस नहीं है यानी 0 यूटिलिटी, और सेवेंथ पे आप देखिए इस साइड बन गया यानी वाई एक्सिस पे बन गया, तो यहाँ पर ऋणात्मक और गिरता हुआ उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक गिरती हुई, शून्यात्मक और ऋणात्मक 3 प्रकार की होती है। तो ये आपके सीमांत उपयोगिता पर हमने डिस्कशन किया। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बोलिएगा कि क्या इतना समझ में आपको आया, यस या नो करके, ताकि हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे स्टेप की जब बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है टोटल यूटिलिटी की, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का हमने अभी एनालिसिस की। मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस करने के बाद अब हम आते हैं हमारे पास टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, याद रखना, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी से ही जनरेट होती है। जब मैंने पहली बाइट का प्रयोग किया तो मुझे 100 की सीमांत उपयोगिता मिली। कहां गई, मेरे पेट के अंदर, तो मुझे टोटल भी कितनी मिली, 100। जब मैंने दूसरी बाइट का प्रयोग किया तो मुझे कितना मिला, 80, वो भी मेरे पेट के अंदर गया। तो इसमें से ऐड हो जाएगा और हो जाएंगे हम लोग 180, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेरे पास यूटिलिटी गई 100, और 80 मैंने दूसरा बाइट, मम्मा ने मुझे दूसरी बाइट दिया, तो ये दूसरी बाइट के बाद ये मेरे पेज पर हो गई टोटल 180। थर्ड बाइट में मुझे यूटिलिटी मिली 60, टोटल मेरी यूटिलिटी हो गई 240। चौथी बाइट में मुझे मिली मार्जिनल यूटिलिटी 40, ये भी मेरे पेट में गई और टोटल मेरी हो गई 280। और मैंने फिफ्थ यूनिट का यूज किया तो मुझे मिली 20, और ये मेरे भी पेट में गई तो मेरी हो गई 300। और 6 यूनिट का जब मैंने प्रयोग किया तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी 0 हो गई, अतः मेरे पास जो टोटल यूटिलिटी हुई वो उतनी ही बनी हुई। और जब 7th यूनिट का मैंने प्रयोग किया तो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी -20 हो गई, और हमारे पास टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन कर गई। यानी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के योग द्वारा हमें प्राप्त होता है। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की यूनिट्स को ऐड अप कर देते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, टोटल यूटिलिटी पहले तो बढ़ती है, आप देख सकते हैं बढ़ती हुई 100 से 180 से 240, 280, 300, यानी 100, 180, 240, 280, 300 बढ़ती है, बट घटते दर से। याद रखिएगा, बढ़ती तो है टोटल यूटिलिटी, बट उसकी जो बढ़ने की दर है वो घटते दर से। 0 पर ये क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है।
और जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है बट घटने लगती है। पॉजिटिव तो है बट यहाँ घटने लगती है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी भी तीन प्रकार की पाई जाती है, बढ़ते हुए लेकिन घटते दर से, अधिकतम और घटती हुई। लेकिन तीनों कंडीशंस में आप देख सकते हो कि टोटल यूटिलिटी सदैव धनात्मक होती है। टोटल यूटिलिटी सदैव धनात्मक होती है। तो इस प्रकार जैसे मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक, शून्यात्मक, ऋणात्मक हो सकती है, बट टोटल यूटिलिटी सदैव धनात्मक होती है। बट पहले फेज पे ये बढ़ती है घटते दर से, फिर ये अधिकतम हो जाती है, फिर घटने लगती है, लेकिन ये सदैव धनात्मक बनी होती है ना। इसका डायग्राम हम देखते हैं। डायग्राम में हमने यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को लिया है, जहां पर नंबर ऑफ द यूनिट्स है। ऊपर हमने वाई एक्सिस पर जो धनात्मक यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, हमने यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को लिया है। नीचे हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल को दोनों लिया है बट निगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, पहली यूनिट का जब हम प्रयोग करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी यहाँ पर बराबर होती है। आपसे एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है, क्या वो कभी स्टेज होती है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के बराबर होती है? लोग सरप्राइज हो जाते हैं, अरे यार ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, आप बोलिएगा, जब हम किसी वस्तु की फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट डोज लेते हैं तो फर्स्ट यूनिट या बाइट लेने से ये कंडीशन हमको मिल जाती है, जहां पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी केवल पहली यूनिट पर ही बराबर होगी और कभी नहीं बराबर हो सकती है। ठीक है, सेकेंड यूनिट का जब हम प्रयोग करते हैं तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है और मार्जिनल यूटिलिटी घटती है। थर्ड यूनिट का जब हम प्रयोग करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्लाइन होती है और टोटल यूटिलिटी और बढ़ जाती है। फोर्थ यूनिट का जब हम प्रयोग करते हैं तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है तथा टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तथा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। फिफ्थ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्लाइन होती है तथा टोटल यूटिलिटी और बढ़ जाती है। और सिक्स यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। और अगली यूनिट सेवेंथ यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है और टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगती है, घटने लगती है। तो इस प्रकार रिजल्ट हमारे पास क्या आते हैं कि टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ता है, लेकिन देखिए इसमें एक स्लोप पाई जा रही है, ढाल है, जो ढाल क्या एक्स अक्ष की तरफ झुकी हुई है, मतलब बढ़ता तो है घटती दर से। अगर ये ढाल ना होता, अगर ये सीधी रेखा टोटल यूटिलिटी की होती तो हम कहते हैं कि बढ़ता है कांस्टेंट स्पीड से, स्थिर स्पीड से, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है बट घटते दर से। और देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, ये मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो इकोनॉमी में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम।
शायद पीपीटी विजुअल हो गया आपको। ओके, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स ये हमारे पास रिजल्ट्स ये आए कि जब इकोनॉमी में फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आता है कि जब हम किसी कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है तो उसी के साथ टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो वहीं पर टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और जब हमारे पास थर्ड स्टेज होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है, तो वहीं पर टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन करने लगती है, घटने लगती है। तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट हमको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया कि ये रिलेशनशिप हो जाता है कि इकोनॉमी किसी कंज्यूमर बिहेवियर में मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। तो रिजल्ट्स क्या लिख सकते हैं इसको, रिजल्ट हम क्या लिखेंगे इसको, हाँ, रिजल्ट पहला लिखेंगे पहला रिजल्ट होगा हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट, जब मार्जिनल यूटिलिटी घटती है तो टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता बढ़ती है, ब्रैकेट में आप लिखिएगा घटते दर से, घटते दर से। पहला रिजल्ट, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। दूसरा रिजल्ट, जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। एक कंज्यूमर अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा है तो ये दूसरे स्टेज पर ही वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगा, जहां पर उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तथा कुल उपयोगिता अधिकतम। थर्ड स्टेज है जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है, यानी ऋणात्मक हो जाती है, तो कुल उपयोगिता वहां पर घटने लगती है, अर्थात कम होने लगती है। तो कोई भी विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपनी कुल उपयोगिता को घटना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए ये रेशनल बिहेवियर के अंतर्गत इसको नहीं सम्मिलित किया जाता, लेकिन स्टडी का पार्ट जरूर बनाया जाता है और ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि क्या वो स्टेज हो सकती है। और फर्स्ट बाइट एक ऐसी बाइट होती है जहां पर टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है। तो इस प्रकार कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो सकती है, कभी कभी बहुत अधिक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड पार्ट है इसमें जो होता है एवरेज यूटिलिटी की जो बात करते हैं, याद रखिएगा ह्यूमन बिहेवियर में एवरेज की चीज वैल्यू जो काउंट किया जाता है उसका काउंट करना मुश्किल होता है, एवरेज काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। साइकोलॉजी फिनोमिना में इसका यूज करना बहुत अधिक मुश्किल होता है, इसलिए एवरेज यूटिलिटी का प्रयोग कभी भी ह्यूमन बिहेवियर इकोनॉमिक्स में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये आपको बात नोट करना वाली होगी कि कभी भी एवरेज, इसीलिए इसमें एवरेज यूटिलिटी की बात नहीं करेंगे। जब आगे हम प्रोडक्शन पे काम करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि एवरेज कास्ट, टोटल कास्ट, मार्जिनल कास्ट तो आएगी, क्योंकि वहां पर ह्यूमन बिहेवियर को न करके फर्म की एक्टिविटी को हम अध्ययन करते हैं जो विजुअल है, जो दिखाई पड़ती है। यहाँ पर विजुअल ना होने के कारण एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना होने के कारण टोटल यूटिलिटी और मतलब मार्जिनल यूटिलिटी पर ही हम फोकस करते हैं, इसलिए आप बुक्स में देखोगे तो एवरेज यूटिलिटी पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइस की बात आती है। प्राइस की बात आती है कि प्राइस क्या होगा, किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा और प्राइस का इंपैक्ट क्या पड़ेगा
या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, उपभोक्ता संतुलन की अगर हम बात करें, तो आप मार्केट में जब जाओगे तो मार्केट में याद रखिएगा कि उसी वस्तु के लिए आप पेमेंट करोगे जिनसे आपको यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल बिहेवियर का व्यक्ति है जो बिजनेस करता है, आप उससे को चाहे जितनी अच्छी बुक्स दे दो, उसके लिए वो प्राइस 0 देगा, वो प्राइस कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको बुक से कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है। एक डायबिटीज पर्सन है, उसको आप रसगुल्ले का लिए रेट आप बोलो, वो रसगुल्ले का रेट 0 कर देगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारा पेइंग बिहेवियर है, हम उसी वस्तु के लिए पेमेंट करते हैं जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, और हम हरदम मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग पे करते हैं कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी मुझे कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं। थोड़ा सा ये बिहेवियर बिग बाजार वालों ने आपके साथ थोड़ा सा तोड़ा है। क्या? आपका जो ये एक प्रकार से रेशनल बिहेवियर है, रेशनल बिहेवियर क्या कहलाता है कि मुझे जहां से यूटिलिटी मिलेगी केवल मैं उस वस्तु के लिए पेमेंट करूंगा, बाकी चीज के लिए पेमेंट नहीं करूंगा। ओके, बिग बाजार वाले क्या करते हैं, आपके साइकोलॉजिकल फिनोमिना से खेलते हैं, वो एक के साथ एक गिफ्ट कर देते हैं, तो उसकी यूटिलिटी ना होते हुए, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होते हुए भी फ्री के चक्कर में आपको लगता है कि मैं इसको पेमेंट नहीं कर रहा हूं, उसको आप परचेज कर लेते हैं। तो वो आपके इसी बिहेवियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही पेमेंट करना पसंद करेगा, उसके अलावा पेमेंट नहीं करेगा। अगर उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो वो 0 पेमेंट करेगा, अगर उससे 100 है तो 100 पेमेंट करेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो प्राइस बिहेवियर होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी के जहां पर बराबर हो जाएगा, उससे ज्यादा हम लोग कभी भी परचेजिंग नहीं करेंगे। यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। यानी जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर हो जाती है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। चलिए एक टेबल से देख लेते हैं। जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लोग देख रहे हैं, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को लेकर के हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को लेकर के कंपेयर कर रहे हैं। पहली यूनिट से मुझे मिलने वाली उपयोगिता 100 है, दूसरी यूनिट से 80 है, थर्ड यूनिट से 60 है, फोर्थ यूनिट से 40 है, फिफ्थ यूनिट से 20 है, 6 से 0 है, 7 से 20 है। मान लीजिए इसका मार्केट में प्राइस सभी यूनिट का समान है, दैट इज 20 20 20 20, एक तरफ से 20 20 है। तो कंज्यूमर याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर देना चाह रहा था, 100 देना चाह रहा था, लेकिन वस्तु उसको कितने में मिल रही है, 20 में, यानी पहली यूनिट वो परचेज करेगा। दूसरी यूनिट के लिए वो देना चाह रहा है कितना, 80, देना पड़ रहा है उसको कितना, 20, दूसरी यूनिट भी वो परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा है। थर्ड यूनिट को वो परचेज करेगा, क्यों? क्योंकि 60 देना चाह रहा था, देना पड़ रहा है एक्चुअल में 20, तो ये थर्ड यूनिट भी परचेज करेगा। फोर्थ यूनिट परचेज करने के लिए, फोर्थ में उसे 40 की यूटिलिटी मिल रही है, अब देना चाह रहा है 20, देना पड़ रहा है एक्चुअल में 20, अब देना चाह रहा है 40, इसको भी परचेज करेगा। फिफ्थ यूनिट में देखिए उसको मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 20 है और 20 रुपीज दे रहा है, यानी जितने की उसकी यूटिलिटी है उतना ही प्राइस पेमेंट कर रहा है। अतः कोई कंज्यूमर 5वीं इकाई तक ही वस्तु का प्रयोग करेगा, वस्तु को परचेज करेगा। छठी इकाई पे आप देख सकते हैं कि उसको मिलने वाली उपयोगिता 0 हो जाती है और उसका मूल्य 20 हो जाता है। अतः कभी भी विवेकपूर्ण उपभोक्ता छठवीं इकाई का प्रयोग नहीं करेगा। कभी कभी हम लोग घरों में डांट खा जाते हैं, आलू लेने गए, सड़े हुए आलू निकल आए, मम्मी ने बहुत ज्यादा डांटा। क्यों डांटा? आपने पेमेंट 20 का किया और यूटिलिटी क्या है, 0 है, मतलब आपने रेशनल बिहेवियर नहीं किया। मम्मा बहुत तेज डांटती हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलती है, बड़ा दुख होता है, अरे मेरे पास तो दिमाग ही नहीं था। क्लियर है ना? वो रेशनल बिहेवियर की मदर बात करती है कि रेशनल बिहेवियर का एक व्यक्ति हरदम उतनी ही यूनिट परचेज करेगा जितनी यूटिलिटी मिल रही है। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 20 है और यहाँ पर पेमेंट जो प्राइस है वो भी 20 है, इसलिए इक्विलिब्रियम जो होगा वो 5th स्टेज पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा, उपभोक्ता संतुलन पर 5वीं इकाई पर होगा।
तो ये पांचवी इकाई उपभोक्ता के संतुलन को रिप्रेजेंट करेगी। तो जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां पर उपभोक्ता संतुलन में हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। अब क्या होगा अगर प्राइस राइज कर जाए? पहले तो इक्विलिब्रियम हम देख लेते हैं इसका। देखिए यहां पर हमारे पास ये डाउनवर्ड स्लोप से मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया गया, सीमांत उपयोगिता को रिप्रेजेंट किया गया। आपका आधार अक्ष के समांतर ये आपकी प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन है। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर होते हैं, वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। यहां पर ई पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। अतः एक कंज्यूमर 0 से लेकर के 5 यूनिट्स का प्रयोग करेगा, 0 से 5 यूनिट का प्रयोग करेगा। जहां पर याद रखना कि यहां पर देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ये आपका है और प्राइस ये है, यानी एक प्रकार से ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये जो ट्रायंगल एक्सेस, ये ट्रायंगल हम क्या कर दिए, शेडेड कर दिए, ये ट्रायंगल उसका कंज्यूमर सरप्लस है, बचत के कहलाता है, उपभोक्ता की बचत है। तो एक उपभोक्ता वहां पर संतुलन में होगा जहां पर मूल्य तथा क्या कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर होती है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी को ऊपर से कट करना चाहिए, ठीक है, नीचे से कट वाला पॉइंट नहीं माना जाएगा। तो देखिए यहां से ई पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस लाइन को ऊपर लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट कट कर रही है, अर्थात यही इक्विलिब्रियम का स्टेज है। तो यही क्या कहते हैं कि इकोनॉमी में एक कंज्यूमर का, मान लीजिए कोई वस्तु एक्स हम वस्तु खरीद रहे हैं, तो एक्स वस्तु का मूल्य के आधार पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हैं। अगर मान लीजिए मैं मार्केट में दूसरी वस्तु खरीदता हूं, तो उसकी उपयोगिता वाई वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी, वाई वस्तु का प्राइस। जितनी भी वस्तुएं मैं मार्केट में खरीदूंगा, जेड वस्तु खरीदूंगा, उसकी उसका मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, तभी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे। तो पहला चीज याद रखिएगा, जो हमने ये स्टडी किया था, ये इसे हम गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं। गॉसेन का प्रथम नियम, ये गॉसेन का प्रथम नियम है। गॉसेन का प्रथम नियम का तात्पर्य है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है, शून्य हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। इसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा गया। और जो हमने अभी ये स्टडी किया कि किसी व्यक्ति का जो संतुलन होगा, वो उस व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु के मूल्य, दूसरे वस्तु की सीमांत उपयोगिता, उसका मूल्य, तीसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसके मूल्य, यानी सम सीमांत उपयोगिता के आधार पर होगा। इसे हम गॉसेन का दूसरा नियम कहेंगे, गॉसेन का दूसरा नियम कहेंगे। यानी किसी वस्तु का जो संतुलन होता है या मूल्य होता है, वो वास्तव में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी मार्चार में आप कार लेने जाते हो, तो कार की जो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, कार की जो, मान लीजिए कार की यूटिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस आप पेन खरीदने जाते तो मार्जिनल यूटिलिटी पेन की और उसका प्राइस, पेन का प्राइस, इससे कंपेयर करते हो। तो कंज्यूमर कभी भी बाजार में एक वस्तु खरीदने नहीं जाता, एक से अधिक वस्तुओं को परचेज करने जाता है। इसलिए एक से अधिक वस्तुओं को परचेज करने के लिए प्रत्येक वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी को वो बिहेवियर करता है, देखता है और उसके आधार पर उन वस्तुओं को परचेज करता है। क्लियर है? तो ये गॉसेन का दूसरा नियम है, जिसे सम सीमांत उपयोगिता के नियम से हम जानते हैं। अब क्या हो कि अर्थव्यवस्था में यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, तो देखिए पहले तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर थे। यहां पर देखिए ये मूल्य रेखा जो आपकी ये प्राइस लाइन है, जो ब्लू कलर से दिख रही है प्राइस लाइन है, ये आपका ब्राउन कलर से जो मार्जिनल यूटिलिटी लाइन है, यानी प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स दोनों बराबर है। यानी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर हैं, 5 वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, 5 वस्तुओं को कंज्यूम कर रहे हैं। अचानक मार्केट में प्राइस बढ़ जाए तो प्राइस लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। जो मैंने डॉटेड डार्क ब्लू से दिखाया है, ये डार्क ब्लू से डॉटेड है। अब देखिए डार्क ब्लू से ये प्राइस इंप्रूवमेंट को दिखाता है, इसको हम P1 से डिनोट करते हैं। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी लाइन को कहां पर कट करेगा,
E1 पॉइंट पर कट करेगा। तो अतः E1 विल बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये नया संतुलन पॉइंट होगा, नया संतुलन बिंदु होगा, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स P1 के नाम से ये दोनों बराबर है। अतः अब उपभोक्ता 4 वस्तुओं का ही प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मूल्य बढ़ने के कारण नया संतुलन बिंदु E1 हमें प्राप्त हुआ, E से हम E1 पर आ गए, और वस्तु का प्रयोग हम पहले 5 था, अब करने लगे 4, और कंज्यूमर का जो सरप्लस था, उपभोक्ता की बचत थी, देखिए वो पहले से कम हो गई है। पहले क्या था, ये जो शेडेड पार्ट था, ये जो हम कर रहे हैं, ये पार्ट भी शामिल था। तो जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और साथ ही साथ कंज्यूमर सरप्लस भी कम हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगर किसी वस्तु का मूल्य डिक्लाइन कर जाए, तो ये देखिए हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रारंभ में ई थे, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और किसी वस्तु का मूल्य, हम 5 वस्तु का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर थे, ये आपकी प्राइस लाइन थी, ये मार्जिनल यूटिलिटी लाइन थी। और अगर प्राइस डिक्लाइन कर जाए, प्राइस डिक्लाइन करेगी तो देखिए 20 रुपीज जो प्राइस था, अब डिक्लाइन करके मान लीजिए 8 रुपए हो जाता है, तो देखिए नीचे की ओर शिफ्ट हो गई। ये देखिए आपका डार्क डॉटेड ब्लू लाइन है जो मार्जिनल यूटिलिटी को कट कर रही है E1 पॉइंट पर। तो E1 जो होगा वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस प्राइस ऑफ 1 यानी एक्स का जो चेंजेस प्राइस है वो दिखा रहा है। और देखिए जब प्राइस होता तो आप देखिए वस्तु का प्रयोग हमने पहले से बढ़ा करके मान लीजिए 5.6 वस्तुएं परचेज करने लगे, और कंज्यूमर सरप्लस देखिए पहले जो था ये ब्लू लाइन के ऊपर वाला पार्ट था, ये ट्रायंगल था। अब देखिए पहले से ये डार्क ब्लू से ऊपर का हमारा पूरा जो कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट बन जाता है। तो जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। दूसरी चीज, प्राइस कम होने से उसका कंज्यूमर सरप्लस भी बढ़ जाएगा, ये बात इस पे पॉइंटेबल है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में किसी वस्तु का प्राइस अगर कम होता है तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी और कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। इसीलिए आप जब बिग बाजार में देखते हो कि प्राइस या सेल लगी है, मतलब प्राइस रैपिडली डिक्लाइन किया है, तो आप सोचते हो कि हम डिमांड वस्तुओं को बढ़ा लें, क्यों, और मेरा कंज्यूमर सरप्लस भी बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कहते हैं, सीजन्स का इंतजार करते हैं कि दीपावली, रक्षाबंधन में सेल्स लगे। सेल्स का तात्पर्य प्राइस डिक्लाइन हो ताकि मेरा कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा हो, कम मुद्रा में मैं अधिक वस्तुओं को परचेज कर सकूं, तो वो हम इक्विलिब्रियम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। टॉपिक में आज हमने डिस्कस किया आपके साथ, आपको डिस्कस किया कि व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी एक कहते हैं साइकोलॉजी फिनोमिना है। ये सेटिस्फैक्शन जो होता है जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, एहसास होता है कि हमें सुखद महसूस होता है। जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो सुखद एहसास होता है, और ये सुखद एहसास हमें यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी चीज हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रकार से अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता है। आपको इस टेबल में पूछ सकते हैं चौथी इकाई पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या, आप तुरंत आंसर दे देना 60 है। सातवीं इकाई पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, -20 है। दूसरी इकाई पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आप बोलना 90 है। वास्तव में मार्जिनल यूटिलिटी अंतिम इकाई से प्राप्त की जाने वाली उपयोगिता होती है। कुल उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम योग कर देते हैं तो कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे पास और सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम ये बताता है कि जैसे जैसे एक किसी वस्तु का एक से अधिक प्रयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती चली जाती है। तो इसे हम गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं। और जब हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी 3 प्रकार की हमने यहाँ पे बताया, धनात्मक, घटती हुई, शून्यात्मक और माइनस। और
इसी को हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया और इसके साथ साथ हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में संबंध बताए और क्या रिलेशनशिप होता है ये भी आपके साथ हमने डिस्कस किया। इसके अलावा गॉसेन का दूसरा नियम बताए। गॉसेन का दूसरा नियम ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु का मूल्य और उसी की मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर ही हम इक्विलिब्रियम में आते हैं। इसे हम गॉसेन का दूसरा नियम कहते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने प्राइस राइज होने पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होता है, कंज्यूमर सरप्लस पे क्या प्रभाव पड़ता है, डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको डिस्कस किया। और अगले में प्राइस डिक्लाइन होने के साथ ही साथ क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात पर हमने डिस्कशन किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ और आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा। आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए।